Good morning student, welcome to EduFly JEE NEET. So this is the second lecture for प्रज्ञान बैच. तो अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल. कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैथमेटिकल टूल. तो आपने क्या क्या चीज़ें सीख लिया? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूले सारे सीख लिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें सीख लिया. आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लॉगरिथम की. लॉग क्या होता है, लॉगरिथमिक कहते क्या हैं. तो बेसिकली लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेस पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द डेट नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेंगे, ये तो एक डिफिनीशन है, लेकिन आपको करना क्या है कि मान लो कि एक नंबर आपके पास है n. अब n को कैसे लिख सकते हो? सपोज a⁴x के फॉर्मेट में लिख सकते हो. तो जो a होता है इट विल गोज इनटू बेस. इसको बोलते हैं बेस ऑफ द लॉग. क्या बोलते हैं? बेस ऑफ लॉग. अब यहाँ पे जितनी वैल्यू आ रही है, ये जो नंबर है, नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसका पावर है, पावर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. करने का तरीका क्या है कि जो नंबर आएगा यहाँ पे आएगा, जो इसकी बेस है, इसको बोलते हैं बेस. बेस की वैल्यू क्या है? a. अब इसका जो पावर है, पावर की वैल्यू यहाँ जाती है. सपोज एक एग्जांपल से बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. सपोज a⁴0 की वैल्यू हर बच्चा जानता है कि a⁴0 किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है. इट विल गिव्स यू वैल्यू ऑफ 1. तो इसको लिखेंगे क्या? आपको पता है जो ये पावर है ये बेस में जाएगी, मतलब मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस a. अब यहाँ पे जो ये पावर है, इसका ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू x आ रही है, इसका पावर मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है. अब यहाँ पे क्या है? अगर आप देखो ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा. तो हमेशा आप देखोगे log 1 की जो वैल्यू होती है, जनरली बोल देते हैं कि log 1 की वैल्यू 0, log 10 1, ऐसे ही याद कर किए हो. तो अगर मान लो कि कोई डिजिट है, सपोज 3⁻³ की वैल्यू 27 है, ये 27 है, तो इसको क्या लिखोगे? log, इसका बेस क्या है? बेस की वैल्यू है, जिसका पावर है वो बेस में log 3, जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 27, एंड ये जो पावर है, ये जो पावर है ये यहाँ पे जाएगी. पावर में पावर की वैल्यू क्या है? 3. तो log 10 की जो वैल्यू आती है यहाँ पे log 10 बेसिकली बोला जाता है. तो इसका मतलब अगर 10 की वैल्यू आपके पास सपोज 100 ले आनी है, तो आपने पढ़ा होगा log सपोज 100 कैसे आएगा? 100 कैसे आएगा? 10 की पावर 2 है. आप 10 2 10 इंटू 2, तो वैल्यू सर 100 आती है. तो इसको कैसे लिखोगे? log, ये 10 बेस है, log बेस 10 है यहाँ पे. अब ये जो पावर है यहाँ पे, ये यहाँ पे जा रही है, तो पावर 2 है. ठीक. अब ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो नंबर है वो यहाँ पे जा रहा है, मतलब log 100 है यहाँ पे, बेस 10. अब इसको कई बार ऐसा बोला जाता है कि इस 10 को ऐसे भी लिख सकते हो. सपोज log बेस 10 तो है ही, इसको भी 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है. तो यही चीज़, सेम चीज़, अब मुझे पता है इसकी वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये यहाँ पे निकल जाता है. 2 log बेस 10 आता है. ठीक. ऑलराइट. log 10 की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या आ रही है. अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. अब तो लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी आपके पास जो है, जैसे सपोज नंबर जोड़ते या माइनस करते हो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, हेडिंग लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. तो पहली जो चीज़ है वो बेस 10 से ही बात करेंगे. तो आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं जिसके बेस n है. सपोज log a है, m इंटू n है. अब इसको जो वैल्यू है, इसको अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई है, ये जो नंबर आया है,
ये जो नंबर आया है तो इसको लिखा जा सकता है log a m, अगर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस log a n लिखा जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम सपोज सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आपने एडिशन कर दिया। अगर सपोज डिवाइड होता m बाई n होता तो क्या करते, log बेस a है तो यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे बेस a, तो यहाँ पे m माइनस करते, चूँकि यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी log a यहाँ पे n होता। ठीक, प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 3 जो मैंने बात किया, अगर आपके पास log a m टू द पावर n है तो जो इसकी पावर होती है उसको पहले लिख देते हैं, तो n log a m हो जाएगा। ठीक, बेस a ही रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो एग्जांपल से बात करूं तो फर्स्ट वाले में जैसे सपोज log a 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 3 है तो इसको क्या लिखोगे, log बेस a 5 प्लस log बेस a 3। तो यहाँ पे भी अगर डिवाइड में कोई नंबर है तो इस तरीके से चलोगे। अगर यहाँ पे किसी की पावर है तो पावर जो है पहले आ जाएगी। ठीक, सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ log। ठीक, अब बात करते हैं सर कि मान लो log का बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये है। अब दो तरीके के log होते हैं, एक तो होता है जिसको बेस 10 होता है, दूसरा होता है कि बेस e होता है। जो बेस ई होता है, जिसको ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, जिसको हम थ्योरेटिकल में यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग। टाइप्स ऑफ लॉग में टू सिस्टम ऑफ लॉग। तो फर्स्ट वन विच इज यूज इन प्रैक्टिकल, एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे 1 + 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू आती है 2.713। तो ये एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे क्या है, log बेस ई होता है। क्या होता है, log बेस ई। इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। इसको हमेशा हम जो है थ्योरेटिकल में कहीं पे भी आप देखोगे, थ्योरेटिकल का जो कैलकुलेशन करने के लिए कोई आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम हमेशा एक्सपोनेंशियल की हेल्प लेते हैं। दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल। दूसरा क्या है, मैथमेटिकल। जो लॉग होता है बेसिक मैथ, जिसको बोलते हैं log बेस 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, log बेस 10। वहाँ पे मैथमेटिकल यूज होता है, उसकी वैल्यू लिख लें। सेकंड टाइप मैथमेटिकल, ये यूज होता है फॉर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। और फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसका जो बेस होता है वो 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। दोनों में एक रिलेशन होता है, log बेस ई एम है आपके पास, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 2.306 log बेस 10। यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस ई है, ये बात ध्यान देंगे। यहाँ पे m लिखा जाएगा। तो कहीं पे भी अगर आपके पास बेस ई आए, कहीं पे मान लो कि नेचुरल लॉग है और ये आपके पास मैथमेटिकल लॉग है, जिसको बोलते हैं log बेस 10। क्या बोलते हैं, log बेस 10। मैथमेटिकल लॉग में अगर log बेस 10 है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है log 2.306 होता है log बेस 10। तो इसकी जो 10 है, अगर यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है 2.303 आती है 306। तो अगर आपको कन्वर्जन कहीं पे दिखे कि नेचुरल लॉग है आपके पास, बेस ई है, उसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में,
तो 2.306 से सिर्फ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो यू विल गेट दी, आपके पास मैथमेटिकल लॉग आ जाती। कौन सी? मैथमेटिकल लॉग। तो कुछ क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। अब हमारे पास लॉग, बहुत सारी लॉग टेबल, जैसे आपको स्कूल में लॉग टेबल दी जाती है। लॉग टेबल्स में वैल्यू होती है लॉग 10 की या लॉग 100 की या लॉग किसी की, इस तरीके से आपके पास क्या होगी, वैल्यू होगी। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। बेसिक जो होता है, लिमिट पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, जो ज़रूरी है, वही मैथमेटिकल टूल हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। मैथमेटिकल टूल में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होता है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे कि जो आपके पास डिफरेंशिएशन है, जिसको हम बोलते हैं dy/dx, बेसिकली क्या होता है dy/dx, उसकी अंदर से फीलिंग आनी चाहिए आपको। मान लो कि एक ग्राफ है, सपोज आपके पास इस तरीके से एक ग्राफ है, ये एक्सिस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जो इसका स्लोप है किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लो मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे, पॉइंट A पे इसका स्लोप क्या है, तो आप कहोगे सर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, यू विल गेट अ स्लोप, यू विल गेट अ स्लोप। तो आपके पास ये स्लोप मिल गया थीटा। तो इस जो ये इसका जो एंगल है dy/dx, या यूँ कह सकते हैं dy/dx, इट विल रिप्रेजेंट द dy/dx। यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मान लो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। मान लो कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो आपके पास फंक्शन कैसे हो सकता है, y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि y = x³, y है लेकिन ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो जो आपका x हुआ, दिस इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड y इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो y डिपेंड्स ऑन x, y द फंक्शन ऑफ x का मतलब y डिपेंड्स ऑन fx, y डिपेंड्स ऑन x। अगर मान लो कि ये dy/dx अगर आपको निकालना है, ये कोई कर्व दिया है, ये कोई एक कर्व का इक्वेशन है, तो dy/dx पूछ रहा है। एक्चुअली जो dy/dx होता है, अगर y = x⁴n होता है, मैथ्स में तगड़ा पूरा है ये, लेकिन जो फिजिक्स में यूज होगा मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे dy/dx है, अगर आपके पास y = x⁴n, तो अगर आपको निकालना पड़े dy/dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बाहर ले लें, n x⁴n-1। तो ये एक एल्जेब्रिक, जितने भी एल्जेब्रिक फॉर्मेट होते हैं, तो यहाँ पे जो स्लोप कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना पड़े, तो यू विल फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx, कहीं पे भी स्लोप निकालना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन से बात करें तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है फार्मूले में, उससे बात करेंगे। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, y द फंक्शन ऑफ x और y = दिया है x⁵ + 7x + 6। पूछ लिया dy/dx बताओ, dy/dx बताओ। नीट वाले बच्चे ज़रूर इसको देखेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जेई वाले तो आराम से कर लेते हैं। अब किसी भी डिजिट, अगर आपके पास सपोज 6 है, तो सर मैं तो 6 × 1 लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकते हो। अब आपके पास अगर 6 × x⁴, किसी भी अगर 1 लिखना है तो x⁴ लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x⁴ आप ऐड कर दीजिएगा। ये क्वांटिटी जो है आपने क्या की, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब यहाँ पे सर सबका फॉर्मेट देखो, आपने पढ़ा y = x⁴n, dy जो dx होता है, स्लोप जो होगा n x⁴n-1 होगा, n x⁴n-1।
तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई dy बाई डी एक्स की एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है 5, तो 5x टू द पावर 5 माइनस वन मतलब 4 प्लस 7, यहाँ पे x टू द पावर क्या है 1 है, तो 7 तो मल्टीप्लाई में है, 7 इंटू 1 सर, 1 माइनस वन, n माइनस वन मतलब 1 माइनस वन प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो n की वैल्यू क्या है 0, 6 इंटू 0 एक्स टू द पावर 0 माइनस वन। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन में 5x टू द पावर 4 प्लस 7, ये x टू द पावर 0 तो प्लस 7 आ गया। अगर आप ध्यान देखो इस डिजिट में 0 से मल्टीप्लाई है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन से और बात करते हैं। मान लो कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर माइनस 7, ये आपके पास दिया है। अब आपको कह रहा है डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो आपने जो फॉर्मेट पढ़ा है dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, जो यहाँ पे पावर है, पावर कम टू बी फर्स्ट n, फिर x लिखना है n माइनस वन, 2 माइनस 1 प्लस। अब इस चीज़ को जो आपने ये लिखा है इसको ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो x टू द पावर माइनस 3, इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी माइनस थ्री एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो -3 -1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर सर -7 है, तो वैल्यू क्या -7 एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो -7 -1, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस -3 क्या -3 एक्स टू द पावर -4 प्लस -7 एक्स टू द पावर -8। आपके पास जो ये वैल्यू आई, तो सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो होप ये सभी बच्चों को समझ में आया, बढ़िया से ज़रूर बताएं, आराम से नोट डाउन भी करते चलेंगे। अब कुछ और फार्मूले भी हैं डिफरेंशिएशन में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मान लो कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, अगर सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया फिर क्या करोगे, तो वहाँ पे भी बात करेंगे। सर y इक्वल टू साइन x मान लेंगे, तो यहाँ पे dy बाई साइन थीटा मान लें, ज़्यादा सही होगा। तो बेसिकली y द फंक्शन ऑफ थीटा, तो dy बाई डी थीटा बात करते हैं, dy बाई डी थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक, अगर आपके पास दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन y इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। थर्ड बात करें y इक्वल टू टेन थीटा, dy बाई डी थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, फोर्थ ये लर्न करना है, y इक्वल टू कॉट थीटा, dy बाई डी थीटा इज नथिंग बट माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 5 पॉइंट y इक्वल टू आपके पास सपोज सेक थीटा है, तो dy बाई डी थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सिक्स्थ y इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो dy बाई डी थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अब ये जो फंक्शन है ये सारे कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू थीटा, y द फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, y द फंक्शन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, या कोई सा भी फॉर्मेट हो सकता है। तो ये इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नोट इट डाउन, नोट कर लें जल्दी।
हो गया। तो अब इस पे एक और एक फार्मूले हैं, उसको भी नोट कर लें, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज y आपके पास y इक्वल टू ई टू दी पावर x है, तो अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही है। तो सर dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी ई टू दी पावर x आती है। क्या होती है? ई टू दी पावर x। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास लॉग बेस ई वाला फंक्शन आ जाए तो सेम वही होता है। y इक्वल टू सपोज एक फंक्शन है लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/x लॉग बेस ई पावर ई। तो यहाँ पे अगर लॉग आ जाए, लॉग x का, बेसिकली बच्चे ऐसे याद करते हैं, लॉग x का अगर बेस e हो तो यहाँ पे e की पावर e, अगर आपने पढ़ा लॉग e a है, तो अगर ये बेस और ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/x। तो ये बात याद रखेंगे कि लॉग y इक्वल टू लॉग x का 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। यस, ऑल राइट, नोट इट डाउन, नोट कर लें। अब इस पे जितने भी फॉर्मेट पढ़ा है उस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सपोज एक और फॉर्मेट है y इक्वल टू लॉग बेस e, यहाँ पे u है, तो ये तो x की जगह पे u आ गया सर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जहाँ पे जैसे आपने पढ़ा लॉग बेस ई एक्स पढ़ा ना, y इक्वल टू आपने क्या पढ़ा सर? y इक्वल टू हमने पढ़ा लॉग बेस ई एक्स का वैल्यू क्या आएगी? 1/x लॉग ई पावर ई। यहाँ पे बेस ई है, लॉग ई है, तो यहाँ पे अब वैल्यू उसको कैसे लिखोगे? x के जगह पे क्या आ गया? u आ गया, तो 1/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/u du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स हो सकता है, जो भी u इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक। अब एक क्वेश्चन से बात करें, सपोज क्वेश्चन नंबर 1, दोनों का फंक्शन का मिक्स भी कर हो सकता है कि जो आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, इन चारों फंक्शन को इकट्ठा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज y इक्वल टू x टू द पावर 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस e टू दी पावर x प्लस लॉग बेस ई एक्स। अब ये आपको करना है, तो अब इसको dy बाई डी एक्स देखो, अगर आप ध्यान से देखो, x का फंक्शन है, x का है, x का है, x का है, मतलब y द फंक्शन ऑफ x ओनली। अब लेकिन अब ये चार में 3 फॉर्मेट है। ये तो सर अलजेब्रिक है, फार्मूला अलजेब्रिक वाला, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है सर, यहाँ पे लॉगरिथमिक है। तो करने का तरीका जो आपको बताया हूँ वैसे ही क्या करोगे सर? dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे x टू दी पावर n वाला फॉर्मेट, तो आपने पढ़ा n x टू दी पावर n-1, तो सर यहाँ पे 6 x टू दी पावर 6-1, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? इस सर इसको ऐसे मत लिखो, इसको सर ऐसे लिख दो, -4 पावर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1/x की पावर 4 था तो मैं ऊपर x पावर -4 लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू -4 x टू दी पावर -4-1। ठीक। अब यहाँ e टू दी पावर x है, आपने पढ़ा e टू दी पावर x का ज्यू का त्यों लिख देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? e टू दी पावर x ही हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे log x है, बेस e है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। तो आपके पास जो डिफ्रेंसिएशन हुआ ये हुआ, क्या हुआ? डिफ्रेंसिएशन। एक और क्वेश्चन से बात कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम खतरनाक हो जाए, एकदम खतरनाक हो जाए कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, y इक्वल टू, जिसमें 3-4 चीज़ें मैं डालूंगा। सपोज y इक्वल टू आपके पास है x टू द पावर -7 इंटू 5 प्लस sec x प्लस e टू दी पावर 5x प्लस 1/,
यहाँ पे ऐसे लिख लें log e बेस x। अब इसका करना सर, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब कभी कभी हो सकता है कि साइन थीटा आपने पढ़ा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो सकता है x के फॉर्मेट में दे दे, साइन x बोल सकता है, लेकिन अब आपको वहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। ये बात याद रखेंगे। तो आपके पास जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 × -7 x⁻⁻7 -1, कोई दिक्कत नहीं, n x⁻n-1 प्लस सर सेक x का सेक x, आपने पढ़ा सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, dy/d थीटा पढ़ा, लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ रहे हो, dy/dx पढ़ रहा हूँ सर। तो x के रिस्पेक्ट में सेक जहाँ थीटा है वहाँ पे x रख देना, तो सेक x इंटू टेन एक्स प्लस e⁻5x है। तो सर e⁻x का तो हमें आपने पढ़ाया, 5x का हमने कोई पढ़ाया नहीं, तो इसको कैसे करेंगे सर, e⁻5x ही रखो पहले, इसको x पूरा मान लेंगे। अब इसका अगर एक फॉर्मेट है, यहीं पे नोट लिख लें, नोट क्या सर, y = e⁻ax अगर होता है, एक इज कांस्टेंट कोई भी हो सकता है xyz, जो dy/dx होगा e⁻ax लिखना मल्टीप्लाइड बाई इसका जो x का है, यहाँ पे जो a है यहाँ पे वैल्यू a e⁻ax लिख देना, e⁻ax इंटू a लिख देना। यहाँ पे a मल्टीप्लाई नहीं, इसमें आगे तो यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख देंगे। log x का सर जानते हैं 1/x होता है। नोट करें जल्दी, नोट इट डाउन। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया। अब कुछ बेसिक जो यूज होता है मैथमेटिकल टूल में, वो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो बेसिक वहाँ पे भी हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। तो हेडिंग लिखें मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैक्सिमा कोई चीज़ या मिनिमा कोई चीज़ कैसे होती है वो चीज़ें समझते हैं कि कोई चीज़ मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। आपके पास एक कर्व है, कि आप कर्व के बारे में पढ़ लो, सपोज एक कर्व है, इस तरीके से आपके पास एक कर्व दिया है, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखो पॉइंट A इसको लेट कर लेंगे, इसको पॉइंट B लेट कर लेंगे, इसको पॉइंट C लेट कर लेंगे, तो सपोज यहाँ पे ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, ये y कर्व है, ये जो कर्व का है y = fx, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, एक कर्व का इक्वेशन दिया है। तो मैंने आपको बताया स्लोप देता है, dy/dx ऑलवेज गिव्स यू स्लोप, dy/dx इज नथिंग बट स्लोप देता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो स्लोप है, इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे यू विल गेट एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहे, दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दिस लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे dy/dx है क्या चीज़ सर, dy/dx तो 0 है। ये तो मैक्सिमा की कहानी है सर। इस फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू है एट x = x1, जो y की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, लेकिन ये मिनिमम आएगी। अगर यहाँ पे एट पॉइंट B देखें तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो उस पॉइंट को टच करते हुए जाए। तो सर इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक ऐसी लाइन। तो सर यहाँ पे भी dy/dx क्या है, dy/dx तो सर 0 है। तो फॉर केस नंबर 1 में मैक्सिमा एट मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx शुड बी 0। पहली बात तो dy/dx 0 होना चाहिए।
अब बात ये आती है कि dy बाई डी एक्स तो जीरो होगा सर, ये तो कन्फर्म है कि कोई सा भी फंक्शन होगा तो हम पहले उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन बात अब ये आती है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो आपके पास dy बाई डी एक्स का जो पॉइंट्स आया है, तो आपने ये बात नोट डाउन कर ली कि dy बाई डी एक्स पॉइंट ए पे भी जीरो आएगा और बी पे भी जीरो आएगा। लेकिन बात ये है कि अगर इसको मान लो कि P पॉइंट, इसको Q पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे T, तो I have taken the some few points on this curve and we are trying to find out what is the rate of slope, rate of increasing of slope or decreasing of slope, so that we can decide the at point A either maxima or minima। तो यहाँ पे एट पॉइंट P पे एक लाइन हमने टच की, एक लाइन अगर सपोज मैंने ये पॉइंट लिख लिया कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों जगह जो dy बाई डी एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब हम इसका वैल्यू देखते हैं कि दूसरी क्वांटिटी ये है कि एट पॉइंट P पे स्लोप कितना है। तो यहाँ पे θ1 θP लेट कर लें, इस पॉइंट पे एक लाइन टच करते हुए, दिस इज θQ। तो अगर आप ध्यान से देखो, जितना आगे बढ़ते जाओगे थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो आपके पास देखें θP जो है वो सबसे ज़्यादा है। फिर क्या है आपके पास, θQ है, थीटा कैपिटल Q। अब थीटा इसके बाद क्या है, θA पे तो जीरो हो गया, θA पे स्लोप क्या है, जीरो है। मतलब कि ये इधर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो। इसके जस्ट बाद अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट R पे एक अगर लाइन ड्रॉ करें, अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, R पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस से, तो θR इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। टेन थीटा अगर 90 से ज़्यादा होता है यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यू। अगर टेन थीटा 90 से, सब 90 से ज़्यादा तो दिख ही रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव। मतलब आपके पास जो थीटा की वैल्यू थी वो पहले सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर कम होती चली गई, कम होती चली गई और मैक्सिमम पे पहुँच गई। फिर इसके बाद थीटा की वैल्यू नेगेटिव में जाने लगी। मतलब थीटा इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, मतलब कि रेट ऑफ dy बाई डी एक्स, अगर इस स्लोप का जो रेट है इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर ये रेट डिक्रीज, मतलब रेट को क्या dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करते हो, तो सर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी टर्म को हम बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, दिस इज कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन होती है, कहीं पे भी निकालना। अभी एक दो क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। अब यहाँ पे बात करो, अगर इस पॉइंट S पे बात करो, तो यहाँ पे सर स्लोप निगेटिव है, स्लोप यहाँ पे जीरो। इसके बाद अगर देखो P पे या फिर आगे पॉइंट पे, तो स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। मतलब एट मिनिमा की अगर हम बात करें, फार मिनिमा, पहले आपने ये नोट डाउन कर लें। मिनिमा पे अगर हम बात करें, लिखते रहेंगे या थोड़ा बोलेंगे तो मैं पॉज भी कर दूंगा। तो एट मिनिमा की अगर हम B पॉइंट पे बात करें, अगर आप B पॉइंट को देखो ध्यान से, कर्व में B पॉइंट जो आपके पास है, तो सर ये इस तरीके से कर्व था, यहाँ पे आपके पास पॉइंट B था। तो ये बात तो तय है कि dy बाई डी एक्स एट B की जो वैल्यू है वो जीरो है। लेकिन इसका रेट देखो, हर एक पॉइंट पे स्लोप बदल रहा है, हर एक पॉइंट पे स्लोप बदल रहा है। पहले स्लोप निगेटिव था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर स्लोप पॉजिटिव होता चला गया। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले निगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ना चालू हो गया, स्लोप पॉजिटिव में चला गया। तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है।
सो दिस इज द कंडीशन, इसी को बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये कंडीशन ऑफ मिनिमा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल से हम बात करें ताकि आपको तरीके से समझ में आ जाए कि सर मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। इसके बाद छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का है। चलें, अगर मान लो कि आपके पास मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया है। अब मुझे ये बताना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, कैसे क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं। तो पहला तो टर्म आपने बताया सर dy बाई डी एक्स कर दो। फर्स्ट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट आइदर इट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा। तो सर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सर 2x प्लस 5 ये आया। अब dy बाई डी एक्स को अगर आपने जीरो किया, ये तो कन्फर्म है dy बाई डी एक्स जीरो होगा। तो क्या जीरो होगा सर? 2x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू माइनस 5 या x बराबर -5/2। तो ये x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई सर? x की। अब बात ये है सेकंड डिफरेंशिएशन ही निकालोगे। यू हैव फॉर डिसाइडिंग आइदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा एट पॉइंट दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आप इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, सर डिफ्रेंशिएशन आता है तो सर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। कितनी आ रही है? 2 आ रही सर। तो ये क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? d2y बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। कौन सी? पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन जो है इसका, ये अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या होगा सर? मिनिमा होगा। किस पॉइंट पे मिनिमा होगा? एट x इज इक्वल टू -5/2 पे। एट x इज इक्वल टू -5/2 पे। अब देखेंगे मिनिमा की वैल्यू, कभी कभी पूछता है कि मिनिमा तो होगा, ये भी कंफर्म है कि मिनिमा तो सर वो आपने बताया वो होगा, -5/2 पे मिनिमा होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही, तो सर मिनिमा होगा। अगर निगेटिव आए तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा। थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स होता है, तो अपने दिमाग में इस तरीके से यहाँ पे याद करेंगे। अब यहाँ पे मिनिमा की कभी कभी बोलता है कि एट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की क्या वैल्यू होगी? तो सर y इक्वल टू एक्स, आपने फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो x की क्या वैल्यू आई है आपके पास? x इक्वल टू -5, तो -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 -6। ठीक। अब मिनिमा की फॉर y मिनिमा, मिनिमा कितना की वैल्यू है? तो ये वैल्यू कितनी है? 25/4, यहाँ पे -25/2 -6। तो आपके पास एलसीएम कितना हो गया? 4। 25 माइनस ये वैल्यू 2 2 जा 4 -50 -24, यहाँ पर y/1 लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 1 आई, मतलब -49। क्या आया? -49/4। तो y की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, y की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो यहाँ तक जा सकती है। -49/4 y की ये मिनिमम वैल्यू देगी। तो इस तरीके से आपके पास ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। गलती नहीं करेंगे, अगर ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती, निगेटिव आती, तो आप क्या बोलते? मैक्सिमा होती। किस जगह मैक्सिमा होती? जो आपने यहाँ पे निकाला है। और मैक्सिमा की कितनी वैल्यू होती? तो जैसे ये प्रोसीजर कर रहे हो उस तरीके से करते। आप सबने समझ गए। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके पास वैल्यू क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है। क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है, ताकि आप मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। मान लो आपके पास ये वैल्यू है y इक्वल टू, सपोज एक फंक्शन दिया है जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो माइनस यहाँ पे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, यहाँ पे 8 लिख लें। ठीक। तो इस तरीके से एक फंक्शन दिया है हमारे पास। बोला है कि फाइंड आउट क्या क्या चीज़ें निकालनी है। पहला, फाइंड
वाई मैक्सिमम, फाइंड आउट वाई मैक्सिमम। अब जो भी जिस भी पॉइंट पे आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे, वाई मैक्सिमम की क्या वैल्यू हो सकती है। तो सर ये कर्व है, तो पहले मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करोगे सर, डी वाई बाई डी एक्स, पहले क्या करो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो वैल्यू कितना, -2x + 8 + 0। तो इसको सर 0 के बराबर लिखेंगे। तो सर डी वाई बाई डी एक्स चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, हमें ये स्टेप करना ही है। तो वैल्यू कितना आ जाएगी, -2x + 8 = 0, या -2x बराबर -8, या माइनस ने माइनस को मार दिया, x बराबर 8/2 डेट इज 4। आपके पास वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम जब तक हम d2/dx² नहीं निकालेंगे तो सर हम डिसाइड नहीं कर सकते इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। तो d2 डबल डिफ्रेंशिएशन, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो जो आपके पास वैल्यू आ रही, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ -2। तो सर ये तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव आई। अब नेगेटिव आई है, क्या आई है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सर मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप यहाँ पे कहाँ कितना वैल्यू मैक्सिमम है, कितना वैल्यू मैक्सिमम है और कहाँ पे मैक्सिमम है, तो सर 4 पे मैक्सिमम है। तो अब यहाँ इस जो 4 वैल्यू आई है यहाँ पे इस इक्वेशन में डालें, तो -x की जगह पे 4x² + 8 × 4 + 12। तो ये वैल्यू कितना, -16 + 8 × 4 32 + 12। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आई, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी सर, +16 + 12। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 28। कितना, 28। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही, क्या आ रही, पॉजिटिव, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू जो इस कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 28 होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा। ओके, बढ़िया, मज़ा आ रहा है सर। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, एक छोटा सा इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा है, जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे बताते चलेंगे, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है। तो उसमें जो बेसिक है वो बेसिक मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको इस तरीके से कोई दिक्कत ना हो कि बेसिक आपको इंटीग्रेशन का फार्मूले नहीं पता है। तो बेसिक इंटीग्रेशन हम देख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट इंटीग्रेशन, हेडिंग लिख लें इंटीग्रेशन फार्मूले, इंटीग्रेशन फार्मूला। अभी इंटीग्रेशन का पर्पज़ क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता, क्या चीज़ है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें, सपोज मान लो कि आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को जोड़ना है, तो आप छोटी 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 जितनी भी ये इस लाइन को छोटी छोटी करके और इसको जोड़ दो, इसको एडअप कर दो। मतलब कि सर पर्पज़ क्या है, जब तो जोड़ना ही है तो तोड़े क्यों। तो सर मान लो कि टूटा है, टूट कर जोड़ने की जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। कोई भी फंक्शन हो, देयर आर यू हैव टू डिवाइड इन डिफरेंट सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, एंड आफ्टर मेकिंग अ स्मॉल सेगमेंट इफ यू आर विलिंग टू ऐड इट, ठीक, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक। तो अगर मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है y = f(x), एक फंक्शन दिया है, तो अगर dy/dx किया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इसका रिप्रेजेंटेशन है x⁴n dx, y = x⁴n dx। तो सर x⁴n, y एक फंक्शन है x⁴n। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तोड़ा तो हूँ, अब जोड़ना कैसे है सर। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी सर x⁴n + 1/n + 1 + c। दिस c इट डिपेंड्स ऑन बाउंड्री कंडीशन, जो भी आपके पास बाउंड्री कंडीशन, जनरली इसको डेफिनेट इंटीग्रल में यूज करते हैं, या फिर आपके पास बाउंड्री कंडीशन जैसा भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू निकालते हैं। तो ये एक फार्मूला। दूसरा आपके पास अगर मान लो कि y = इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx आ गया, क्या आ गया, sin x dx।
तो साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। आप या यूँ कहें, आपने क्या वहाँ पे पढ़ा था सर, वाई इज इक्वल टू, अगर डिफ्रेंसिएशन की बात करें, डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का पढ़ा था। तो साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स सर कॉस एक्स हो जाता था, और वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स था, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाती है माइनस साइन एक्स हो जाती है। ठीक, देख लें, शायद वहाँ पे माइनस नहीं लगाया हूँ तो उसको करेक्ट कर लें। साइन का कॉस, कॉस का साइन, वहाँ पे माइनस नहीं लगाया हूँ तो उसको सही कर लेंगे। ओके, तो सर इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है। अब ये आपके पास जो डिफरेंशिएशन है, वहाँ पे एक वैल्यू नहीं लगाया हूँ इंटीग्रेशन में, वहाँ पे वैल्यू प्लीज़ ऐड कर लें, ये वाला वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हूँ। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब इसको रिवर्स चलता है, तो साइन एक्स का अगर हम बात करें तो कॉस एक्स आएगा, एक माइनस है तो सर माइनस कॉस एक्स लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे। अगर आपके पास y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स है, तो सर कॉस एक्स तो रिजल्ट आया था साइन एक्स का कॉस एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन रिवर्स में साइन जाएगा सर, तो सर कॉस एक्स का सर यहाँ पे साइन एक्स होगा प्लस सी। अब आप बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंशिएशन आपने किया था उसका जो रिजल्ट आया है, सपोज y इज इक्वल टू आपने टेन एक्स का किया था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी सेक स्क्वायर एक्स आया था, यही आया था। तो अगर इंटीग्रेशन करो यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन एक्स आएगी। ऐसे समझें सर, इसका जो वैल्यू रिजल्ट आ रहा था वो आपके पास टेन एक्स हो जाएगा। अगर इसका जो रिजल्ट है टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। सो दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट। एक दो क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, जैसे जैसे हाइयर ऑर्डर टर्म मिलती जाएगी आप सारी चीज़ें करते जाओगे। कुछ और इसमें फॉर्मेट भी बताएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। एक फॉर्मेट होता है, सपोज आपके पास y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज y इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू e टू द पावर 5x है। ठीक, अब अगर आपके पास e टू द पावर ax फॉर्मेट है तो आपने पढ़ा dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर, e टू द पावर ax पढ़ा है, मल्टीप्लाइड बाई a पढ़ा है, x का सर a हो जाता है। तो अगर यही सेम चीज़ आप आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो, e टू द पावर ax dx इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, तो सर ये वैल्यू तो यही आपके पास e टू द पावर ax ही होगी। लेकिन जो अब डिवाइड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ये अब डिवाइड में जाएगा। हर फंक्शन के साथ जो भी x का मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिवाइड में जाएगा। फॉर एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से बात करें, सर y इज इक्वल टू ई टू द पावर 8x है, तो आपके पास इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर 8x, फिर 8x का इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर करेंगे ये वैल्यू क्या, डिवाइडेड बाई 8 में जाएगी, तो ये आपके पास और एक प्लस सी लगाओगे। ठीक, सो दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट जो जिससे आप मतलब फिजिक्स में यूज कर, इतना ही फिजिक्स में आता है, बहुत ज़्यादा उसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम बताते जाएंगे। एक एग्जांपल से अगर हम बात करें, सपोज y इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन, एक फंक्शन दिया है साइन x दिया है प्लस x टू द पावर 8 दिया है प्लस e टू द पावर 5x दिया है। तो अगर आपसे पूछा कि इंटीग्रेशन बताओ आपके पास साइन x टू द पावर 8 e टू द पावर 5x dx, अब सर ये तीन क्वांटिटी है, क्या है, तीन क्वांटिटी है, तो इसको अलग अलग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। साइन x लिख दो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 लिख दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x लिख दो, और हाँ यहाँ पे dx, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में। तो आपने साइन x का माइनस कॉस x पढ़ा है, तो माइनस कॉस x, बाद में c लिखेंगे, c डिपेंड्स ऑन बाउंड्री कंडीशन, प्लस यहाँ पे x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, x टू द पावर n dx का क्या पढ़ा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो वैल्यू क्या, x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1। अब यहाँ पे e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, सो दिस विल बी द रिजल्ट। तो इस तरीके से आप
जो है सारी चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेशन में कर सकते हो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल, वो सारी चीज़ें एक दो जैसे परम्यूटेशन का हुआ, NC0, तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे। होप आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।